हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। डिस्कस करेंगे यहाँ पर सामान्य हिंदी का एक मॉडल पेपर जो कि आपका 50 क्वेश्चन से आते हैं। आपको एग्ज़ाम में पता होगा हिंदी के, तो उसी के तहत आपका यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए और अदर स्टेट बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप जाइए और सर्च कीजिए डिजिटल स्टडी, वहाँ पर आप हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, आपको आंसर देना है इसका। जो कहा ना जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अकथनीय, अगम, अजर्य और अक्षम्य। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अकथनीय। जो कहा ना जा सके मतलब जो अकथनीय हो गया, ठीक है। अच्छा, ये अगम में क्या होता है? अगम में मतलब जहाँ जाया ना जा सके, ठीक है। दुर्गम इलाका जहाँ जाया ना जा सके। अजर मतलब जो कभी बूढ़ा ना हो। अक्षम में क्या अर्थ होता है? अक्षम में कहते हैं जो क्षमा योग्य ना हो, मतलब जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समय से की दृष्टि से अनुकूल एक शब्द क्या होगा? अनुकूल, समय अनुकूल, प्रतिकूल या सम अनुकूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा समय अनुकूल। देखिए, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी तीनों ऑप्शन बाकी के भी जो है वो बिल्कुल सेम से लग रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा समय अनुकूल ये इसका राइट आंसर होगा। समय के साथ जो अनुकूल हो, समय अनुकूल। जो सब कुछ जानता हो, ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहा जाएगा? अज्ञ, कृतज्ञ, विशेषज्ञ या फिर सर्वज्ञ। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सर्वज्ञ, ऑप्शन नंबर डी वाला। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, देखिए आपका टारगेट रहेगा 50 में से आपका 45 नंबर अटैम्प्ट करना है। सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पर अटैम्प्ट किए हैं। चलिए देखिए, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ कहलाएगा। विशेषज्ञ कौन होगा? विशेषज्ञ वो होगा जो किसी विशेष विषय के बारे में विशेष जानता हो। मान लीजिए कोई साइबर एक्सपर्ट है, साइबर विशेषज्ञ है, तो वो साइबर के बारे में जानता होगा। कोई सिक्कों का विशेषज्ञ है तो वो सिक्कों के बारे में अधिक जानता होगा। कोई राजनीति का विशेषज्ञ है तो वो राजनीति के बारे में अधिक जानता होगा, ठीक है। कृतज्ञ कहते हैं उपकार को मानने वाला। कृतज्ञ क्या? उपकार को मानने वाला। ये भी अच्छा शब्द है, ठीक है। अक्सर पूछा जाता है उपकार को मानने वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसकी गर्दन बहुत सुंदर है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? एक शब्द होगा उसके लिए सुग्रीव। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरुष और स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? दंपति, पति पत्नी, युगल और युग्म। देखिए, पति पत्नी जो है ये तो बिल्कुल सेम है कि हाँ पति पत्नी तो पुरुष स्त्री का जोड़ा हो गया, लेकिन उसके लिए एक शब्द पूछा है, दो शब्द नहीं आपको बताने हैं, ठीक है। इसको नहीं करना है गलती से भी, ठीक। राइट आंसर होगा आपका बी वाला, दंपति, ठीक है। कपल जिनको बोलते हैं हिंदी में, स्त्री और पुरुष का जोड़ा। युगल क्या होता है? युगल कहते हैं अविवाहित जोड़ा, ठीक है। युग्म क्या होता है? दो शब्दों का जोड़ा। क्या? दो शब्द जब एक साथ होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? युग्म कहते हैं। या फिर दो अक्षर एक साथ होते हैं तो उसको युग्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है? कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति कहलाती है आपका नवीनीकरण, ठीक है। नवीनीकरण, ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला। तो जो प्रश्न की उत्तर की अपेक्षा करता है वो क्या हो जाएगा? उत्तर का अपेक्षी, मतलब वो आपके उत्तर की अपेक्षा कर रहा है, उसको उम्मीद है। अपेक्षा मतलब आशा करना, उम्मीद करना, तो ये उत्तरापेक्षी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जंगल में लगने वाली आग, क्या इसके एक शब्द क्या होगा? तो उसका हो जाएगा दावाग्नल, ठीक है। दावाग्नल, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं आपका? विल्ड फायर भी कहते हैं। जंगलों में लगने वाली आग, ठीक है, विल्ड फायर भी कहलाती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। ज्येष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा? ज्येष्ठ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? पूर्व, अगज, कनिष्ठ या फिर भूत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, कनिष्ठ, ठीक है। साथ साथ मुझे आंसर बताते चलिएगा। ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कनिष्ठ आपका। चलिए, गमन का विलोम शब्द क्या होगा? गमन। देखिए, गमन का अर्थ क्या होता है? गमन का मतलब होता है गिरना, जाना, ठीक है, ये शब्द होता है गमन। और फिर इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उल्टा शब्द हो जाएगा इसका आगमन, ठीक है। आगमन मतलब आना, आगमन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अवनी का विलोम शब्द क्या होगा?
देखिए बहुत अच्छा शब्द है अवनी। अवनी का अर्थ क्या होता है वैसे? अवनी का अर्थ हो जाएगा आपका मैं कहूँ पृथ्वी हो जाएगा, ठीक है, धरा हो जाएगा, भू हो जाएगा यदि पर्यायवाची से पूछता है तो, ठीक है, रत्न गर्भा हो जाएगा, ये भी अच्छा शब्द है एक, रत्न गर्भा, ये सब इसके पर्यायवाची हैं, ठीक है। आगे और क्या हो सकता है? ये आपका बस ये शब्द हो जाते हैं, धरती हो सकता है एक, ठीक है, ये पृथ्वी के शब्द है। तो ये अवनी क्या मतलब? पृथ्वी। पृथ्वी का उल्टा क्या हो जाएगा? अंबर, ठीक है। देखिए यदि पृथ्वी दिया हुआ तो हम आकाश लगाते, लेकिन यहाँ पर अवनी दिया हुआ है तो हम अंबर लगा रहे हैं। अवनी क्या है? दरअसल एक संस्कृत का शब्द है, ठीक है, तो यहाँ पर अंबर भी एक संस्कृत का ही शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हे का विलोम शब्द क्या होता है? हे का मतलब होता है ग्राह्य, ठीक है, उसका उल्टा हो जाएगा ग्राह्य। हे मतलब देने वाला और ग्राह्य लेने वाला, ग्रहण करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? श्री गणेश का अर्थ क्या होता है? श्री गणेश का मतलब होता है किसी चीज़ का शुभारंभ करना। जैसे अभी राम मंदिर का शुभारंभ होना है तो उसको कहते हैं श्री गणेश हुआ, ठीक है। इसके बाद कहते हैं जैसे विलोम शब्द। विलोम शब्द मतलब अच्छा शुरुआत का विलोम शब्द क्या होगा? खत्म करना, समाप्त करना, ठीक है, अंत करना। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इतिश्री। देखिए आपने देखा होगा कई जो ग्रंथ होते हैं धार्मिक ग्रंथों में लिखा होता है श्री गणेश और अंत में लिखा हुआ होता है इतिश्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अथ का विलोम शब्द क्या होगा? अथ का अर्थ क्या होता है पहले आप समझ लीजिए। अथ का मतलब होता है शुरुआत, ठीक है, शुरुआत में, या फिर प्रारंभ कह सकते हैं इसको, प्रारंभ, ठीक है। अच्छा इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका? अथ का उल्टा फिर मैंने बताया था आपको इति, ठीक है, इति मतलब इसका अंत। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें यहाँ भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीय शब्द का अर्थ है। अमीय शब्द का अर्थ क्या होता है आपका? इसके पर्यायवाची आपको मैं थोड़े से और बता देता हूँ। देखिए पर्यायवाची क्या होते हैं, पर्यायवाची पूछा है। पर्यायवाची होता है इसका सुधा, और क्या अमीय मतलब होता है अमृत, ठीक है, अमृत होता है, सुधा होता है, तो ये सब पर्यायवाची हैं। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्योंकि पर्यायवाची पूछा है। अच्छा यदि इसमें विलोम शब्द पूछा होता तो क्या हो जाता? विलोम शब्द यदि पूछता तो उसका प्रश्न में विष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 16 है, पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है? तो ऊपर मैंने आपको इतने सारे पर्यायवाची बताए थे, भू, धरती, धरा, पृथ्वी, रत्न गर्भा, बहुत सारे मैंने आपको पर्यायवाची, उसमें से एक आपका था रत्न गर्भा। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से मिलकर बना है? तो भैया भाषा शब्द जो है वो संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना है। कौन सी धातु से मिलकर बना है? भाष धातु से मिलकर बना है भाषा शब्द, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तरुण का विपरीतार्थक शब्द, अच्छा तरुण का थोड़ा सा मैं आप समझ लीजिए इस शब्द को क्योंकि ये थोड़ा नया शब्द है। तरुण का अर्थ क्या होता है? तरुण का अर्थ होता है युवक, नौजवान कह सकते हैं हम, आज के बड़ा प्रचलित शब्द है, ठीक है, नौजवान एक शब्द है। और क्या कह सकते हैं हम आगे? युवा कह सकते हैं, अक्सर पोस्टर्स में दिखाया हुआ आपने। और क्या हो सकता है इसका? बस यही, ठीक है, मतलब एक युवक, नौजवान, युवा, उसके लिए प्रयुक्त होता है आपका तरुण। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? विपरीतार्थक शब्द यानी कि वृद्ध, ठीक है, वृद्ध मतलब बूढ़ा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है? पतझड़ का अर्थ पूछा है, पतझड़ शब्द का क्या मतलब उल्टा शब्द होगा, विपरीतार्थक, ठीक है। पतझड़ मतलब ऐसी ऋतु जिसमें जो है वो पत्ते जो है पेड़ों से झड़ जाते हैं, ठीक है। उसका उल्टा क्या हो जाएगा? उसका उल्टा हो जाएगा बसंत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बसंत में क्या होता है? नए फूल खिलने लगते हैं, नए पत्ते आ जाते हैं, ठीक है, बसंत ऋतु में, तो ये उसका पतझड़ का उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म में कौन सी संधि है? ग्रीष, तो ग्रीष की संधि यदि निकालेंगे हम तो ये हो जाएगा गिरी प्लस हो जाएगा आपका ईश। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ तो क्या है? छोटी ई, यहाँ है छोटी ई हमारी, छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलकर क्या बनाते हैं? बड़ी ई बनाते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया? दीर्घ संधि हो गई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो गया। आपको कोई भी सवाल रटना नहीं है, बस जो चीज़ थोड़ा ध्यान में रखने की है उसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं?
देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अल्प प्राण और महाप्राण 2 प्रकार के व्यंजन होते हैं ये। अब इसमें क्या होता है, देखिए अल्प प्राण व्यंजन वे होते हैं, जैसे कि अल्प का मतलब क्या होता है, अल्प का मतलब होता है कम, ठीक है, मतलब ऐसे वर्ण जो मतलब जिन्हें बोलने में मुख से कम वायु निकलती है, ठीक है, कम वायु यदि निकलती है तो वो क्या होंगे, अल्प प्राण होंगे। अधिक वायु निकलती है, मुंह पूरा खोल कर बोला जाता है और अंदर से आवाज़ आती है, तो उसको क्या कहते हैं, अधिक वायु यदि निकलेगी तो महाप्राण, ठीक है। तो अच्छा, ये होते कौन कौन से हैं, अल्प प्राण और महाप्राण, तो मैंने आपको बता दिया। आपने देखा होगा जो देवनागरी लिपि है वो हमारी क्या है, वो वर्गों में डिवाइड है, जैसे कि का वर्ग हुआ, ठीक है, चा वर्ग हुआ, आपका टा वर्ग हुआ, पा वर्ग हुआ। तो इसमें क्या है, का खा गा घा डा का वर्ग में आता है, चा छा जा छा या चा वर्ग में आता है, टा ठा डा ठा ना टा वर्ग में आता है, पा फा वा फा मा, और इसके अलावा एक और है ता था दा धा ना। इन सभी वर्गों में कितने कितने अक्षर आते हैं, 5-5 अक्षर आते हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखिए कि जो अल्प प्राण व्यंजन होते हैं, अल्प प्राण व्यंजन वे होते हैं, दोबारा मैं लिख देता हूँ, अल्प प्राण व्यंजन वो होते हैं जो प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा अक्षर क्या होगा, वो अल्प प्राण होगा, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, दूसरा और चौथा अक्षर जो होगा वो महाप्राण होगा, ठीक, दूसरा और चौथा अक्षर जो होगा वो महाप्राण होगा। तो बस यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन सा ये हो जाएगा। तो भैया ये तो यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि इसका तो वर्ग होता ही नहीं है, ये तो स्वर है आपका। आगे देखते हैं, पा, देखिए ये पा का है, पा फा यानी कि दूसरा, फा दूसरे नंबर का है, और ये कौन सा है, बा भा, ठीक है, पा फा बा भा यानी कि ये चौथा नंबर हो गया। तो भैया ये तो क्या है, ये तो महाप्राण है, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा है अल्प प्राण, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये आता है हमारे पास का खा, का पहले नंबर का है, और गा जो है यानी कि तीसरे नंबर का है। तो बस हमने यही बताया था, पहला और तीसरे नंबर का जो होगा वो क्या होगा, अल्प प्राण होगा। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सी शब्द शुद्ध है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो पहला शब्द देखिए भस्म, भस्म कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाता, भस्म का सही रूप होता है ये वाला, ठीक है, आधा सा होता है ये वाला। अब आगे लिखा है हिंदू, तो हिंदी को कैसे लिखते हैं, आपका इसे लिखते हैं हिंदू, बड़े यू की मात्रा होती है। इस ना को आप ऊपर भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन बड़े यू की मात्रा यहाँ पर गलती है, तो ये भी गलत है। आता है चिन्ह, तो देखिए चिन्ह जो है वो ऐसे लिखा जाता है हमेशा, ना के हा के अंदर जो है वो ना होता है, ठीक है, मतलब डबल ना होता है इसमें। आगे कौन सा शब्द आपका सही है, बिल्कुल प्राण, प्राण को हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी शब्द शुद्ध है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो यहाँ देखिए आप कलश, पुण्य, रसायन या कल्याण, कौन सा अशुद्ध है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अशुद्ध है। तो कलश जो है आपका बिल्कुल सही शब्द है, रसायन जो है बिल्कुल सही है, सही लिखा जाता है, कल्याण बिल्कुल सही लिखा है। लेकिन पुण्य में क्या गलती है आपका, इसमें छोटे ऊ की मात्रा होती है, इस प्रकार से पुण्य है, ठीक है। तो यानी कि यही आपका गलत है, ऑप्शन नंबर जो है वो बी आपका जो है क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी युग्म गलत है। युग्म मैंने आपको बताया था, दो शब्दों के जोड़े को क्या कहते हैं, युग्म कहते हैं। कौन सी गलत है भैया, नशा, मद, यानी कि ये पर्यायवाची दे रखा है। देखिए नशा को मद कहते हैं, ये तो ठीक है। नगर को शहर कहते हैं, हाँ ये भी ठीक है। नारी को स्त्री कहते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन निशान, देखिए यहाँ पर निशान जो लिखा है वो ऐसे लिखना चाहिए था, निशान, निशान के बाद आपका चिन्ह। देखिए चिन्ह आप, मैंने आपको बताया था कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। तो चिन्ह निशान ये सही होता, लेकिन यहाँ पर सा जो है वो छोटा सा है, तो यहाँ पे इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि भैया होती है 3 प्रकार की, सभी लोगों ने पढ़ा होगा। अच्छा कौन कौन सी होती है संधि, ज़रा मुझे ये बताइए। संधि आपकी कौन कौन सी हो जाएगी। पहले नंबर की आपका स्वर संधि, दूसरे नंबर की आपका व्यंजन संधि, ठीक है, और तीसरी कौन सी आपकी भैया, तीसरी हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि, ठीक है। और स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ये 3 प्रकार की संधि होती है। अब इन संधियों के अंतर्गत जो संधि आती हैं, वृद्धि, अयादि, गुण, ये सारी संधि आती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। पहला शब्द देखिए सर्वोत्तम दिया है, सर्वोत्तम को ऐसे लिखा जाता है, सर्वो, आधाता, फिर पूराता, माँ, लेकिन यहाँ पर आधाता नहीं है तो ये नहीं होगा। कीर्ति,
कीर्ति को किस प्रकार से लिखा जाता है? कीर्ति, छोटी की मात्रा होती है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। स्रोत, स्रोत को बिल्कुल ठीक लिखा जाता है और ऐसे ही लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। अब देखिए सांसारिक कैसे लिखा जाता है, सांसारिक को भी देख लेते हैं। सांसारिक में आपका यहाँ पर आकर डंडा होता है, सांसारिक होता है, कभी भी संसारिक नहीं होता, ठीक है, सांसारिक शब्द होता है। ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा, तो सी के साथ आपका आंसर यहाँ पर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिरतोड़ में कौन सा समास है? सिरतोड़, यानी सिरतोड़ का थोड़ा संधि विच्छेद कीजिए, सिर को तोड़, सिर को तोड़, ठीक है। यहाँ देखिए कौन सा समास है। अब हमें पता है तत्पुरुष समास है, क्योंकि तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या होती है? जिस समास में बाद का अंक, बाद का जो टर्म होता है, यानी कि जो उत्तर पद होता है, ठीक है, उत्तर पद होता है वो प्रधान हो, तो यहाँ पर देखिए तोड़ प्रधान है, ठीक है, सेकंड पद, तथा दोनों पदों के बीच के कारक चिन्ह लुप्त हो। कारक चिन्ह तो कहीं पर है नहीं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सिर तोड़ में कारक चिन्ह कोई सा नहीं है, ठीक है, सीधा एक साथ लिखा हुआ है, तो भैया हमें पता है वो तत्पुरुष समास होता है। अब कह रहा है कि उसके हिसाब से बताना है आपको, करण, अपदान, संप्रदान, विभक्ति के अनुसार बताना है, तो हमने इसका क्या करना पड़ेगा? संधि विच्छेद, यानी कि सिर को तोड़। अब भैया आप सब जानते हैं कर्ता ने कर्म को क्या है ये? कर्म को, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी कि कर्म के साथ जाएगा तत्पुरुष समास। तो आपको उसमें बिल्कुल भी रटने की बात नहीं थी, सभी में तत्पुरुष दे रखा है, आपको विभक्ति पहचाननी थी संधि विच्छेद करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा में कौन सा समास है? महात्मा, महात्मा का अच्छा संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वह आत्मा जो कि है महान, तो वो क्या कहलाएगा? महाआत्मा, ठीक है। इसमें कौन सा समास हो गया आपका? तत्पुरुष समास हो गया, क्योंकि उपमेय उपमान होता है, सेकंड पद प्रधान होता है, सेकंड पद आत्मा प्रधान है, उपमेय उपमान है, ठीक है, पहले और दूसरे शब्द में, तो कर्मधारय समास हो गया। ऑप्शन नंबर डी वाला, माफ़ कीजिएगा, डी वाला ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से अलंकार के कौन सा भेद है? अलंकार की कौन सा भेद है? शब्द अलंकार आपस में, आप देखिए शब्द अलंकार जो है ये होता है, बाकी जो है क्या है वो अनुप्रास अलंकार के दोनों भेद हैं। 6 का अनुप्रास जो है वो आपका अनुप्रास अलंकार का भेद है, ठीक है, और लाटा अनुसार जो है वो भी अनुप्रास अलंकार का ही भेद है। अपने आप में जो अलंकार है वो है आपका शब्द अलंकार, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाले के साथ चला जाएंगे, शब्द अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलंकार के अर्थ अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ अलंकार के भेद होते हैं आपके 11, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से रस के कौन सा भेद होता है? रस, तो देखिए रूपक जो है ये आपका अलंकार होता है, उल्लेख कोई सा रस नहीं होता इसमें, ठीक है, अलंकारों में ही आता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करुण रस। हाँ, करुण तो एक रस होता है, ठीक है, करुण रस इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से हैं? अच्छा, स्थान के आधार पर आपको बताने हैं कि मूर्धन्य व्यंजन जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो बस यहाँ पर देखना है आपको, ग, घ, प, फ, ड, ढ। देखिए ट वर्ग जो होता है, ट वर्ग, ठीक है, वो क्या, वो मूर्धन्य नहीं होता। ट वर्ग की ध्वनि कहाँ से निकलती है? वो मूर्धन्य से निकलती हैं, तो यहाँ पर ट, ठ, ड, ढ, ढ, तो यानी कि ड और ढ जो है वो तवर्ग में आता है, तो इसी की आपकी जो है मूर्धन्य होगी, ठीक है। बाकी ऑप्शंस को भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो है क्या है, गा, घा, ये आपका आता है कंठ से, ठीक है। दूसरा क्या है आपका पा, फा, ये आपका आता है ओष्ठ से, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया मूर्धन्य से, और ये चा, छा, जा, झा, यहाँ, तो ये होता है आपका तालु से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से अल्प प्राण कौन कौन से हैं? अल्प प्राण मैंने आपको बताया था, अल्प प्राण क्या होते हैं और महाप्राण क्या होते हैं। जिनमें कम वायु यूज़ होती है, पहला और तीसरा वर्ण हर एक वर्ण का वो क्या होता है? अल्प प्राण। जिनमें अधिक वायु निकलती है मुंह से, और दूसरा और चौथा वर्ण हर एक वर्ग का वो क्या होता है? महाप्राण। तो इसमें पहला और तीसरा वर्ण देखेंगे, का और गा, ये जो है का पहला है, गा तीसरा है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हमारा आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अयुग्वाह कौन से वर्ण होते हैं? अयुग्वाह हमारे हिंदी वर्णमाला में 2 वर्ण होते हैं, अंग और आहा। अंग और आहा जो है वो हिंदी वर्णमाला के 2 अयुग्वाह वर्ण होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। जो शब्द 2 बार आया हो, ठीक है, एक साथ, वो क्या होगा, द्वित्व व्यंजन होगा। भैया जो व्यंजन है इसमें दिल्ली है, ला व्यंजन जो है 2 बार आया है, आधा ला और फिर पूरा ला, तो ये द्वित्व व्यंजन कहलाएगा दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। घोष और अघोष क्या होते हैं, अब ये चीज़ आप समझ लीजिए, ठीक है। वो प्राण, अल्पप्राण और महाप्राण समझा था, अब घोष और अघोष समझ लीजिए। वर्णमाला की प्रत्येक अक्षर में प्रथम 2 वर्ण जो होते हैं, पहले 2 वर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं, अघोष होते हैं, ठीक है। और उनके तुरंत बाद जो अगले 2 वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, घोष होते हैं। तो बस आपको यही देखना है, का खा ये तो भैया दूसरा ही है, तो ये क्या होगा, अघोष होगा। टा ठा ये भी अघोष होगा। प फ ब भ म, तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, सी वाला सही हो जाएगा। इसमें आपका जो माँ शब्द है वो आपका घोष वर्ण है। बाकी देखिए चा जो है वो पहला ही वर्ण है, तो ये अघोष होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अमानक वर्ण है। अच्छा, अमानक वर्ण होते क्या हैं, वह वर्ण जो पहले से हिंदी भाषा में प्रचलित थे लेकिन अब उनको जो है वो हिंदी भाषा में जगह नहीं दी गई है, आधुनिक हिंदी भाषा में, तो वो होते हैं अमानक। मानक वो होते हैं जिनको माना गया है आधुनिक हिंदी भाषा में। तो भैया ये जो वर्ण है त्यक्त, यानी कि का के साथ जो ता आता है इसमें, इसको जो है वो पहले जो है माना गया था हिंदी में, लेकिन अब इसको वर्ण नहीं माना गया, इसलिए ये अमानक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो मूलतः वर्णों की संख्या है आपका 52। इसमें ऊष्म व्यंजन और अयोवाह व्यंजन भी शामिल हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छा जो है वो ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। छा, छा क्षत्रिय वाला छा, ये आपका संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है, ठीक है। का और शा से मिलकर बनता है। आगे देखेंगे, ज्ञा जो है वो किन वर्णों के संयोग से बनता है। तो देखिए ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है हर जगह। ज्ञा शब्द जो बनता है ये एक संयुक्त व्यंजन है और ये बनता है आपका जा के अंदर हलंत होता है प्लस उआ, इन 2 अक्षरों से मिलकर बनता है आपका ज्ञा। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अघोष वर्ण कौन से हैं। बस पहले और दूसरे अघोष होते हैं और तीसरे और चौथे क्या होते हैं, घोष होते हैं। तो पहला आप देख लीजिए यहाँ पर, तो हाँ सॉरी माफ़ कीजिएगा, पहले और दूसरे क्या होते हैं अघोष, तीसरे और चौथे क्या होते हैं घोष। लेकिन अघोष वर्णन व्यंजन के साथ साथ जो है क्या क्या आता है, 4 वर्ण और आते हैं। कौन कौन से, फा, ठीक है, ये वाला फा और तीनों शा, शा सा सा, ये तीनों वर्ण जो किसके अंतर्गत आते हैं, अघोष के अंतर्गत आते हैं। और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वो क्या होता है, अघोष होता है, ठीक है, वर्ण। बाकी जितने भी अक्षर होते हैं, जितने भी वर्ण होते हैं, वो सब क्या होते हैं, घोष होते हैं। तो यहाँ पर आपको शा दिखाई दे रहा है एक ये वाला, यही आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला सही। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो घा जो है आपका का वर्ग में आता है और का वर्ग जो है किससे रिलेटेड है, आपका कंठ से रिलेटेड है, ठीक है। का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, तो इसका भी कंठ हो जाएगा, का खा गा घा ड़ा। नेक्स्ट देखेंगे, जिन शब्दों में अंत में आ आता है उन शब्द को क्या कहते हैं, उन शब्द को कहते हैं आपका अकारांत शब्द, ठीक है। जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा, श्याम हो जाएगा, ठीक है। इन सब की विभक्ति जो है वो एक जैसी बनती हैं, राम 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 रामेन, रामेण रामाभ्याम रामई, इस प्रकार से बनते हैं इसके, ठीक है। ऐसे ही श्याम का बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, पुरोहित में उपसर्ग है। पुरोहित में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग हो जाएगा इसमें, मुझे बताइए, पुरा, पुरह, पुरस या फिर पुरा। तो देखिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, पुरा उपसर्ग हो जाएगा इसमें, ठीक है, पुरा उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अवनत का अर्थ होता है गिरा हुआ, ठीक है, या पीछे, ये भी शब्द होता है। इसमें आप उपसर्ग क्या हो जाएगा, अच्छा शब्द क्या होता है, नत, ठीक है। और इसमें यदि अब लगा दोगे तो ये गिरा हुआ हो जाएगा, उन लगा दोगे तो उन्नत, यानी कि उठा हुआ, ठीक है। तो यहाँ के शब्द क्या हो जाएगा, इसमें उपसर्ग है आपका अब, तो यहाँ पर अब उपसर्ग लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावधान में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है। तो सावधानी का संधि विच्छेद करेंगे, सावधानी,
इसमें क्या बनेगा आपका, ये बनेगा सावधान प्लस बनेगा आपका यहाँ पर ई, कुल मिलाकर बन जाएगा सावधानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे आप। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है, श्याम, पानी, बचपन और नदी। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बचपन। इसमें से जो है वो क्या है, वो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शिव का विशेषण क्या है, देखिए शिव को जो मानने वाले लोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, शैव कहलाते हैं। ठीक है, शशव। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला, शिव का विशेषण ही शैव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूतकाल के कितने भेद होते हैं। अच्छा, भूतकाल के भेद कितने होते हैं, आपका भेद होते हैं भूतकाल के 6। ठीक है, अब यदि आपसे पूछने लगे कि कौन कौन से भेद होते हैं तो आप क्या बताएंगे, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मत भूतकाल। ये आपके 6 प्रकार के क्या होते हैं, भूतकाल होते हैं। बड़े आसान है याद करने, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मत भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है। अपादान कारक विभक्ति आपको सबको याद होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है, मेरे साथ बोलिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए या फिर को, ठीक है, अपादान से अलग होने में, देखिए ध्यान दीजिए, तीसरी विभक्ति करण से और अपादान से दोनों में ही से है, लेकिन जो करण वाला से है वो केवल से है, और अपादान से यानी वो अलग होने में, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, ये चीज पत्ता अलग हो गया पेड़ से, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति होगी। ठीक है, संबंध क्या होगा, का की गे, रारी रे, छठी विभक्ति, और सप्तमी विभक्ति अधिकरण क्या हो जाएगा, में, पई, पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अपादान कारक की विभक्ति पूछी है, 5वीं विभक्ति होती है अपादान की। ठीक है, अब 5वीं विभक्ति क्या हो जाएगी अपादान की, से अलग होने में। ठीक है, अलग होने में, आपको ब्रैकेट में लिख कर दिखाता हूँ से, ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो गया। कुछ लोग करण से होता है तो इसको तो ध्यान से लगाते ही नहीं कि भैया कर्ता ने कर्म को करण से, ये कर्ता हो गया करण को, कर्म को करण से, तो ये तो लगाते नहीं, बस के लिए पे चले जाते हैं, ये तो पता ही नहीं है के लिए आपका जो है वो संप्रदान के लिए होता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये आपके हो गए 50 क्वेश्चन आज के। आपको ये प्रैक्टिस सेट यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहता हूँ। आने वाले समय में आपको जो कि आज ही आपका मैथ की क्लासेस के बाद हो जाएगा और करंट अफेयर्स के में एक क्लासेस के बाद आपकी ले लूँगा। ठीक है, तो ये मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।